नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 13 का संबंध 16 से है, उसी प्रकार 27 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि इस 13 से 16 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 27 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लॉजिक लगाते तो यहाँ पर 13 से 16 यानी सिंपल सा यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 27 में भी 3 प्लस कर लेंगे। तो जब हम 27 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 30। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर कहीं भी 30 नहीं है, तो ये लॉजिक तो हमारे यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम दूसरी लॉजिक लगाते तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 13 का वर्ग करके देखते हैं। तो 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग होता है 169। कितना होता है, 169। अब यहाँ पर छोटी संख्या 16 लिखिए। अगर हम इसकी डिजिट को जोड़ देते हैं 169 वाले डिजिट को, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 16, और यहाँ पर 16 दिया है। अब इसी तरीके से हम 27 का पता करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 27 का भी वर्ग करेंगे। अब 27 का वर्ग कितना होता है, तो 27 का वर्ग होता है 729। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डिजिट को प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हम डिजिट को प्लस कर लेते हैं। तो 2 7 9 9 18, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 18। तो 27 का संबंध किससे होना चाहिए, 18 से होना चाहिए। लेकिन 18 भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो फिर यहाँ पर लॉजिक कौन सी लगी। देखिए, आपके माइंड में फटाफट से लॉजिक आना चाहिए कि लॉजिक कौन कौन सी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर 13 की डिजिट को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और जब हम 4 का वर्ग करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 16 दिया है। अब इसी तरीके से हम 27 का पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 27 की डिजिट को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया तो इसका भी हम वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81। अब 27 का संबंध किससे होना चाहिए, तो 81 से होना चाहिए। अब ये ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बस आपके दिमाग में लॉजिक आना चाहिए कि फटाफट से लॉजिक कौन सी लगती है, कौन कौन सी लगाना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। क्या किसी का वर्ग लिखा है, या फिर किसी का घन लिखा है, या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, या फिर अभाज्य संख्या। ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर ये लॉजिक लगती है। उसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ नहीं दिखाई देता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अंतर देखना है। लास्ट वाला क्या है, अंतर देखना है, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम अंतर देखते हैं। यहाँ पर 13 के बाद कितना लिखा है, तो 13 के बाद 17 लिखा है। ठीक है, कितना लिखा है, तो यहाँ पर 13 के बाद 17 लिखा है। यानी कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर 4 प्लस करके। फिर आगे देखिए, 17 के बाद यहाँ पर कितना लिखा है, 25। यानी यहाँ पर 17 में कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 8 प्लस किया है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ 25 के बाद कितना, 32। यानी 25 में कितना प्लस किया है, यहाँ पर 25 में 7 प्लस करके लिखा है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 32 के बाद कितना, 37। यानी 32 में कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 5 प्लस किया है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमें लॉजिक का पता करना है। ठीक है, कैसे, देखिए, यहाँ पर 4 कैसे प्लस हुआ, 8 कैसे प्लस हुआ, 7 और 5 ये कैसे प्लस हुआ, ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए, 4 के बाद तो 8 प्लस मतलब 4 का 2 गुना। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर 8 का भी 2 गुना प्लस होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 7 प्लस हो रहा, माइनस हो गए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी लॉजिक को देखिए, क्योंकि आपको लॉजिक याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, 4 प्लस हुआ। ठीक है, पहला, यानी यहाँ पर 13 के डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, और यहाँ पर 4 प्लस। फिर यहाँ पर 8 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 17 के डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, और यहाँ पर 8 प्लस। इधर 7 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी हम 25 की डिजिट को जोड़ेंगे तो 7, और यहाँ पर 7 प्लस। यहाँ पर देखिए, 32 की डिजिट को जोड़ेंगे 5, और यहाँ पर 5 प्लस। तो उसी तरीके से अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 37 की डिजिट को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 और 7 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने प्लस करेंगे, 10। ठीक है, तो 37 में जब आप 10 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 47। ठीक है, कितना हो जाएगा, 47। ऑप्शन में देखिए 47 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बस आपके दिमाग में प्रश्न को देखते ही बस लॉजिक का पता होना चाहिए कि लॉजिक कौन सी लगेगी, ये दिमाग से बाहर आना चाहिए। ठीक है, बाकी रीजनिंग सरल है, बस सबसे पहले ये आसान है कि आपको लॉजिक पता होना चाहिए।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, इनमें संख्या दी है, ठीक है? इनमें से 3 किसी न किसी तरह की समान है, लेकिन एक अलग है, उसका हमें चयन करना है। अब यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन-सा प्रश्न है, तो ये हमारा असंगत वाला है, ठीक है? तो जब भी हम असंगत या विषम बताते हैं और संख्या दी जाती है, तो वहाँ पर हम कौन-सी लॉजिक देखते हैं? हम देखते हैं कि संख्या बड़ी है कि छोटी, या फिर किसी का वर्ग है या फिर घन है, या फिर विषम या सम है या अभाज्य, ये संख्या हम देखते हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपका प्रश्न जल्दी से सोल्व हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे संख्या को, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 841, 441, 625, 729, यानी कि छोटी-छोटी संख्या है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये किसी न किसी का वर्ग दिखाई दे रहा है। जैसे 841 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है? ये हमारा 29 का वर्ग है, ठीक है? फिर यहाँ पर 441 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है? तो ये हमारा 21 का वर्ग है। फिर हम 625 को देखेंगे तो ये आपको पता होगा ये किसका वर्ग है? ये 25 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 729 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है? तो ये आपको पता है 27 का वर्ग है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सारे के सारे क्या है? इनके वर्ग है। तो यहाँ पर हमें अलग कैसे बताना, तो वो भी तरीके आपको पता होना चाहिए। कैसे बताना, देखिए जैसे अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किस-किस संख्या का वर्ग है। तो आप देखोगे 29, 21, 25, 27, यानी यहाँ पर हमें 21, 25, 27 ये 3 संख्या दिखाई दे रही है। ये संख्या तो हमारी कौन-सी है? ये हमारी विषम संख्या, ठीक है? कौन-सी विषम संख्या? वैसे तो सारी विषम संख्या है, लेकिन हमें जो 29 दिखाई दे रही है कौन-सी संख्या? तो विषम भी और अभाज्य भी है। कौन-सी है? अभाज्य भी है, ठीक है? कौन-सी है? अभाज्य भी। तो इसीलिए ये हमारे क्या होगी? असंगत होगी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, क्योंकि आपको लॉजिक पता ही नहीं रहता, क्या करते हैं आप यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करने में टाइम लगाते हो, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर लड़के दिया है, लड़कियों दिया और बच्चे दिया है। इनके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे, ये प्रश्न पूछा है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि वेन डायग्राम का प्रश्न है, हमें 3 शब्द दिए, हमें क्या करना है, इनका वेन आरेख बनाना है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, ये आपको पता होगा। देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शब्द, जो वर्ग दिए हैं, उनको ध्यान से देखते हैं कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हमें देखिए आपको पता है कि लड़के क्या होते हैं, लड़कियों क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, ये तीनों के बारे में आपको पता है। लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व करने में गलती कर देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एक-एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लड़के का डायग्राम बना लेंगे। तो ये हमने क्या किया, लड़के का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएँगे, ठीक है? तो जो कि हमें यहाँ पे है लड़कियों। अब लड़कियों का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि हमने पहले लड़के का डायग्राम बनाया कि लड़के और लड़कियों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो देखिए दोनों एक मानव है, लेकिन ये अलग-अलग है। तो हम इसको क्या करेंगे, अलग-अलग बना लेंगे, ठीक है? अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएँगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है बच्चे। अब बच्चे का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे, जो पहले हमने लड़के और लड़कियों का डायग्राम बना लिया है, क्या उनका बच्चे से कोई संबंध है या नहीं है? तो आप कहोगे यहाँ पर जो लड़के और लड़कियाँ हैं, दोनों की दोनों ये बच्चे के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए बच्चों का डायग्राम इनके बाहर से बनेगा, यानी कि इनको अंदर ले लेगा, ठीक है? तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है? अगर आप एक-एक शब्द का डायग्राम बनाओगे, तो आपका प्रश्न कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा और बिल्कुल 100% सही होगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित करेगा। अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे रहा हो और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन-सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। अब आपको क्या करना है, प्रश्न को देखते ही समझ जाना चाहिए कि हमें तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बताना है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर किस तरीके से संख्या को पता करते हैं, कैसे-कैसे बताते हैं, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, उसके पास बड़ी संख्या कहाँ लिखी, ये देखते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो हमारा यहाँ पर दिया है, इसके पास बड़ी संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पर 111 दिया है और यहाँ पर 100 दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले 100 और 11 को पता करेंगे, फिर हम यहाँ पर संख्या को बताएँगे, ठीक है? क्योंकि इधर तो छोटी संख्या है, नहीं तो इधर भी हम पता कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम 100 का पता करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 12 और 8, क्योंकि 100 का पता करने के लिए हमें सामने वाली संख्या को छेड़ना होगा। इधर भी 111 का पता करने इन वाली संख्या को छेड़ना होगा, ठीक है? ये तरीका है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 12 और 8 को ऐसा क्या करें कि हमें 100 मिले, तो देखिए अगर हम इसका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 12 आठे कितना होते हैं, तो 12 आठे होते हैं 96 और यहाँ पर कितना लिखा है, 100 लिखा, मतलब पास में चले गए, ठीक है? तो अब क्या कर सकते, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तब हमारे कितने होंगे, 100 हो जाएँगे। तो 4 कहाँ से लाएँगे, तो यहाँ पर अगर हम इसका भाग दे देते 2 से, यानी 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 4, यानी कि 8 का आधा प्लस करना है, गुणा करके 8 का आधा प्लस, तो कितना हो जाएँगे, 100 और 100 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे पैटर्न में भी पता करना, ना कि दूसरा तरीका, ठीक है? कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, दूसरा तरीका लगा देते हैं।
तो यहाँ पर सेम तरीके से हमें वही जो यहाँ पर लॉजिक था वही फॉलो करना है। तो यहाँ पर 18 में 6 का गुणा करा तो 18 छीन कितने होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं 108। कितने होते हैं? 108। अब हमने क्या करा था यहाँ पर 8 का आधा करके प्लस करा था, तो इधर हम क्या करेंगे 6 का आधा करके प्लस कर लेंगे। तो 6 का आधा कितना होगा? 3। तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएँगे? 111। और यहाँ पर 111 पे दिया है, यानी आपको दोनों पैटर्न में एक ही तरीके से संख्या पता चल चुकी है। तो उसी तरीके से अब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सेम तरीके से इसका आपस में गुणा करेंगे। तो 15 चौक कितने होते हैं? तो 15 चौक होते हैं 60। कितने होते हैं? 60, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर इसका आधा प्लस कर देंगे। तो 4 का आधा कितना होता है? 2, तो इसको प्लस 2 प्लस कर देंगे 60 में, तो कितने हो जाएँगे? 62 हो जाएँगे, ठीक है। कितने? 62। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 62। ऑप्शन में देखिए 62 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में फोक के विपरीत सतह पर क्या होगा? यानी हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं और इनमें पूछा है कि फोक के विपरीत सतह पर क्या होगा? ये हमें पूछा है। अब देखिए, हम क्या करते हैं जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, चाहे 2 पासे हो, चाहे 3 पासे हो या फिर 4 पासे हो, हम क्या करते हैं कॉमन सतह देखते हैं कि कॉमन सतह कौन-कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, इन 2 पासों में अगर हम कॉमन सतह देखेंगे तो हमें यहाँ पर बेट और केट दोनों कॉमन दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ से ये वाला दोनों हमारे पास इसमें कॉमन है, ये हमारा दोनों पासों में क्या है? कॉमन है, ठीक है। ये 2 हमारे पास कॉमन है, तो आपको पता है जब भी पासों में डबल कॉमन रहता है तो जो बचा हुआ तीसरा वो क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। यहाँ पर इसका देखिए ई का विपरीत क्या हो जाएगा? फोक हो जाएगा। हमें यहाँ पर किसका पूछा? फोक का पूछा, तो फोक का क्या हो जाएगा? ईजीजी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ईजीजी कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। भले आसान प्रश्न है, बस आपको तरीका और लॉजिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रश्नों को सोल्व करते हैं। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर बाय चांस मान लो बेट का यानी कि इसका पूछ लेता विपरीत, तो फिर आप कैसे बताते? क्योंकि यहाँ पर तो कॉमन तो डबल है, क्योंकि यहाँ पर जो बचे हुए वो एक दूसरे के विपरीत है। तो हमें यहाँ पर इसका क्या बताना चाहिए? तो इसका फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर संभावना बनती है, ठीक है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब संभावना में क्या होगा? देखिए केट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पड़ोसी है, तो इसका विपरीत या तो क्या हो सकता है? ईग ईग हो सकता है या फिर फोग होगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर संभावना में बताना पड़ेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में लेवल को लेवल कूट किया जाता है, तो डंकी का कोड क्या होगा? ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी भी कोड भाषा में लेवल को लेवल कूट किया है, तो डंकी का कोड क्या होगा? ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए, ये हमारा कौन सा प्रश्न है? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें याद देखिए कूट का ही कूट दिया है, यानी यहाँ पर लेटर का ही लेटर दिया है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, लेटर को ही इधर उधर माइनस प्लस जो भी करके देखते हैं हम अल्फाबेट में, ठीक है। तो देखिए जैसे अब यहाँ पर एक बार ये भी तरीका कि आपको पता है जो लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर वही लेटर यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई सा भी नॉर्मल सा लॉजिक होगा। तो यहाँ पर अगर कुछ लोगों का आएगा कि यहाँ पर अगर लेवल का लेवल लिखा है तो हमें डंकी का डंकी बता देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए हमें तो डंकी तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ तो क्रॉसिंग हुआ है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पीछे से लिखा होगा, देखिए जैसे यहाँ पर एल को पीछे से लिखेंगे एल, ई को लिखेंगे तो ई, उसके बाद वी को लिखेंगे तो वी, उसके बाद ई को लिखा है तो ई, और यहाँ पर एल को तो एल को, यानी इसको लेवल को हम पीछे से भी लिखते हैं तो वही लेटर बनता है, लेवल ही बनता है। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डंकी में भी पीछे से लिखेंगे। तो इधर से लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो आई आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? आई। ऑप्शन में आई सभी में है। फिर देखिए इसके बाद के आ जाएगा, तो यहाँ पर हम के को लिख लेंगे। देखिए आई के ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में नहीं, तो ऑप्शन ए वाला तो हमारा सही होगा। हम पहले भी ऑप्शन को लगा के बढ़ सकते हैं क्योंकि हमको मिल चुका है, लेकिन पूरा प्रश्न सोल्व कर लेता। उसके बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू आ जाएगा तो यहाँ पर यू आएगा, उसके बाद यहाँ पर डी, तो यहाँ पर डी, ठीक है। लास्ट वाला यू डी। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच हुआ था? ऑप्शन है, तो यही वाला हमारा पूरा मैच हो चुका है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है वो आकृति किस विकल्प में चिन्हित है, हमें ये बताना है। भले ही ये प्रश्न आसान है, बस हमें ढूंढना है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे ध्यान से तो आपको सबसे पहले तो जल्दी सोल्व करने का तरीका क्या है कि आपको किसी एक पार्ट को लेकर देखना है। किससे? जैसे कि आपको यहाँ पर ये ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है त्रिभुज का, ठीक है। यानी कि त्रिभुज का मेन कोना किधर, इधर नीचे की ओर झुका हुआ है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए तो आपको पता है पहले ही हटेगा क्योंकि इसमें ब्लैक वाला त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा।
फिर ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो सी में इस साइड हमें यहाँ पर कहा था कि घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये इस तरफ घूम रखा है, इसका मतलब ये है कि ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी भी हमारा हट जाएगा। 2 ऑप्शन हमने हटा लिया, ऑप्शन डी भी हट रहा है क्योंकि ये ऊपर की ओर चले गया, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो प्रश्न हमारा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, ठीक है। कौन सा वाला? ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। एक बार देख लीजिए, हमें यहाँ से एक तो ये हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। फिर हमें ये लाइन भी मैच हो रही है, ये वाली, और यहाँ से ये वाली लाइन भी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला? यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8-9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा? यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर की एक श्रृंखला है, इसमें रिक्त स्थान है। यहाँ पर हम किस विकल्प को, किस लेटर को रखें कि ये श्रृंखला में पूर्ण होगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं, आपको तो एक ही लॉजिक पता होगा कि क्या करते हैं, डायरेक्ट हम गिनते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम खंड यानी कि यहाँ पर विभाजित कर देते हैं। जिससे आपका तरीका ये होगा कि गिनना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये टोटल लेटर आपको पता कितने हैं यहाँ पर रिक्त स्थान सही, तो 20 से। तो आप क्या करोगे, इसको काटोगे, या तो 2 से काट सकते हो, या फिर आप कहोगे 4 से काटेंगे, या फिर हम 5 से। तो 2-2 में, 4-4 में, कहीं पे भी हम टुकड़े कर लेंगे। लेकिन इसमें भी काफ़ी समय लग सकता है, गिनने में गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे आसान बनाने के लिए कि लेटर के बाद कौन सा रिक्त स्थान है, उसके बाद कौन सा लेटर है, ये देखते हैं। जिससे यहाँ पर सी के बाद क्या है, रिक्त स्थान है, तो इधर देखो सी के बाद क्या लिखा है, तो आप कहोगे सी के बाद यहाँ पर एन लिखा है, तो वहाँ पर हम एन को भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एन को भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, तो एन के बाद और लेटर मिला, यानी यहाँ पर पी है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पी को भर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर एन पी हमने क्या भर दिया, तो यहाँ पर एन पी हमने भर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका रिपीट कहाँ से हो रहा है, वहाँ से जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर सी एन पी एस आर, यानी यहाँ पर आपका रिपीट हो रहा है, तो ये जोड़ा बन गया सी एन पी एस आर। तो आगे वाला भी सी एन पी, यहाँ पर एस हो जाएगा, और यहाँ पर आज आर हो जाएगा, और यहाँ पर सी हो जाएगा, तो ये भी सी एन पी एस आर। इधर भी सी एन पी एस आर, ये भी हमारा बन गया है। इधर भी सी एन पी एस आर, देख ऑटोमेटिक से सी एन पी एस आर, लास्ट वाला आर हो गया। तो सभी जोड़े हमारे समान बने, और सभी जोड़े समान बनना चाहिए, ठीक है। या तो प्लस भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सी एन पी एस आर, यहाँ पर भी सी एन पी एस आर, यहाँ पर भी सी एन पी एस आर, यहाँ पर भी सी एन पी एस आर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा है, तो हमने सबसे पहले भरा था एन को। क्या भरा था, एन को। उसके बाद हमने पी को भरा, फिर हमने एस को भरा, फिर हमने आर को भरा, फिर हमने सी को, फिर हमने पी को, फिर हम एन को, उसके बाद लास्ट हमने आर को भरा था। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर सी एन, यहाँ पर एन पी एस आर, सी पी एन आर देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में मैच हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए देखिए आप क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो हमने जोड़े बनाए, इन्हीं जोड़े को ऑप्शन में चेक करते हैं, नहीं मिलते तो क्या करते हैं, प्रश्न गलत होगा छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, जो लेटर आपने भरा है उन लेटर को देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि यहाँ पर एट द रेट का अर्थ प्लस और प्रतिशत का अर्थ गुणा और यहाँ पर डॉलर का अर्थ भागित और हैश का अर्थ माइनस हो, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंबल साइज, बस यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो प्रतीक दिया है वहां पर हमें चिन्हों को रख के समीकरण को बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले संख्या 9 को लिखेंगे, पहली संख्या। उसके बाद हमें चिन्ह मिला, तो इसका मतलब तो यहाँ पर कहा है कि ये प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और अगली संख्या लिख लेंगे 114, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर प्रतीक मिला डॉलर का, तो यहाँ पर डॉलर का अर्थ हमें क्या कहा, भागित का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा के अगली संख्या वापस से क्या लिखेंगे, 19 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमें अगला प्रतिशत मिला, और प्रतिशत का अर्थ यहाँ पर क्या कहा था, गुणा। तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या वापस से 5 को लिख लेंगे। फिर अगला प्रतीक हमें यहाँ पर हैश मिला, और यहाँ पर हैश का अर्थ क्या कहा, माइनस। तो यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या 21 को लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको पता हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर 19 छिंग कितना होगा, यानी 6 बार में कटा है, तो देखिए 9 प्लस यानी कि ये तो वैसा ही उतरेगा, और यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना है 6, और गुणा 5 भी वैसा ही उतार लेंगे, और माइनस 21 भी वैसा है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर प्लस 9 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 6 पंचे कितना होगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 हो जाएगा, माइनस 21 कितना, माइनस 21। अब देखिए उसके बाद इधर हम प्लस कर लेते हैं, देखिए माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 30 में 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 39, और यहाँ पर माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 21 यानी कि 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे 18 बचेंगे, ठीक है। कितना बचेंगे, 18। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में 18 देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है,
के एक्स का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ये प्रश्न पूछा है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इनका संबंध पता करना है कि क्या किसका कौन है ये, ठीक है? तो देखिए कैसे करेंगे थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कहा है कि पी के का पिता है, तो पी क्या है? तो ये पी के का पिता है, तो यहाँ पर हम इसको पिता बना लेंगे। पिता मतलब पुरुष है तो प्लस का चिन्ह, और पी क्या है? तो ये के का पिता है, ठीक है? तो के को हम नीचे लिख लेंगे क्योंकि ये इसका पुत्र या पुत्री होगी। उसके बाद आगे कहा कि जे एक्स की भतीजी है। अब जे एक्स की भतीजी है तो इसको भी छोड़ो। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो आर जे की माँ है। आर क्या है? तो आर जे की माँ है तो इसको भी अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद कहा कि के एक्स का भाई है। के क्या है? तो के एक्स का भाई है तो यहाँ पर हम भाई बना लेते हैं, ठीक है? के क्या है? एक्स का भाई है, इसका मतलब ये है कि ये भी एक पुरुष है, ठीक है? ये भाई है। उसके बाद आगे कहा कि पी के केवल 2 बच्चे हैं। अब पी के केवल 2 बच्चे तो हो सकता है ये एक्स इसका भाई है तो यही होगा। ये क्योंकि इसका भाई है तो पी के केवल 2 बच्चे, इसका मतलब ये है कि ये लड़की होगी, ठीक है? उसके बाद अब आगे तो हमें वापस इधर आना कि जे एक्स की भतीजी है। अब जे एक्स की भतीजी इसका मतलब ये है कि जे एक्स की भतीजी मतलब पी का भाई कौन होगा? तो पी का भाई होगा जे। कौन होगा? जे, ठीक है? तो ये कौन है? ये पी का भाई है, तब ये इसकी क्या होगी? भतीजी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर जे की माँ है। आर क्या है? आर जे की माँ है। इसका मतलब ये है कि आर कौन है? तो आर जे की माँ है तो ये ऊपर चले जाएगी। आर जे की माँ है तो इसको माइनस लगा लेते हैं। ये पी की भी माँ है, ठीक है? अब देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? तो हम ऑप्शन ए को देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है कि एक्स आर की साली है। यहाँ पर एक्स आर की साली दिखाई दे रही है क्या? तो आप कहोगे नहीं, एक्स तो आर की साली नहीं है, ये तो एक्स तो आर की क्या है? तो पोती है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ये गलत है, ये सही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर एक्स के का भाई है। क्या एक्स के का भाई है क्या? तो आप कहोगे नहीं, एक्स तो के की बहन है। तो ये भी कथन गलत है। फिर हम ऑप्शन सी में देखेंगे तो यहाँ पर पी एक्स का पिता है। क्या पी एक्स का पिता है? तो हाँ, हमें यहाँ पर पी एक्स का पिता दिखाई दे रहा है, तो ये वाला तो हमारा सही है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स जे का मौसा है। क्या एक्स जे का मौसा दिखाई दे रहा है क्या? तो नहीं, यहाँ पर तो एक्स एक लड़की है तो मौसा कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत है। यहाँ पर पी एक्स का पिता है तो ये वाला कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है? अब आप कहोगे प्रश्न रीजनिंग के तो बहुत सरल रहते हैं, आप बहुत सरल लाते हो। ऐसा कुछ नहीं, बस आपको लॉजिक पता होगा तो आपको प्रश्न आसान लगेंगे, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में हमें यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को सत्य मान के कथन का वो करना है, उसके बाद हमें इसका निष्कर्ष बताना है, ठीक है? तो हम कथन का अध्ययन करेंगे कि कथन क्या कह रहा है और उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये बताना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कथन देखेंगे तो पहला कथन हमें कह रहा है कि सभी एन क्यू है, यानी जितने भी एन है, ठीक है? वो सभी के सभी क्या है? क्यू है। तो ये हमारे कौन है? एन है। और जितने भी एन सभी के सभी क्या है? क्यू है। तो हम क्या करेंगे? इसको क्यू के अंदर बना लेंगे, ठीक है? और ये हमारा क्या है? क्यू है। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है? तो दूसरे कथन को देखिए। दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ एच क्यू है, यानी कुछ एच क्यू है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे और कुछ एच क्या है? तो वो क्यू है, ठीक है? तो ये हमने कुछ वाला बना दिया। अब इसके बारे में हमें निष्कर्ष क्या कहा है, इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है कि भला कह रहा है, बुरा कह रहा है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले निष्कर्ष की बात करते तो कुछ क्यू एन है, तो हमें यहाँ पर कुछ क्यू एन दिखाई दे रहा है, तो जो भी सारे के सारे एन क्यू है तो कुछ तो होंगे, इसलिए ये तो सही है, ठीक है? जब सारे होते हैं तो कुछ तो होते ही होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ क्यू एज है। अब यहाँ पर कुछ क्यू एज भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दूसरा भी हमें सही कह रहा है, ठीक है? उसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे तीसरे निष्कर्ष को। अब तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ एन एच है। क्या आपको यहाँ पर कुछ एन एच दिखाई दे रहे हैं क्या? तो एन तो यहाँ पर है, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है? ये वाला नहीं होगा। तो निष्कर्ष कौन सा फॉलो कर रहा है? तो यहाँ पर निष्कर्ष पहला और दूसरा यहाँ पर फॉलो कर रहा है, यानी कि अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन में देखिए पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है? बस आपको यहाँ पर इस प्रकार का समझना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कर रहा है ये धीरे धीरे बताना है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर लाइव को 43 यहाँ पर 4372 लिखा है और गोल्ड को 4658 लिखा है, तो एल का कोड क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है? तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब हम क्या करते हैं देखिए, हमें यहाँ पर किसका पूछा है तो आप क्या करोगे कि हमें यहाँ पर एल का कोड पूछा है। लास्ट में देखोगे कि एल का कोड पूछा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर संख्या लिखी तो एल का 4 लिखा, तो हम 4 पता करके ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर ये कोड वास्तव में इसका आंसर नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है वो समझिए।
सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि जब भी हम क्या करते हैं लेटर से संख्या लिखी हुई तो उनको क्या करते हैं संख्या में बदल के चेक करते हैं। एक तो ये तरीका है, लेकिन हमें यहाँ पर इसकी भी संख्या बड़ी लिखी, इसकी भी संख्या लिखी है और एल का यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ पर एल का यहाँ पर क्या लिखा है तो यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर एल का पूछा है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर कॉमन देख के काटना है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन देखेंगे लाइव और गोल्ड में। तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे यहाँ पर एल हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एल हमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम काट देंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या कट रही है तो यहाँ पर कॉमन में हमारे पास 2, 3 यहाँ पर कौन सी कट रही है तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 7 कट रही है। क्या कट रही है 7 कट रही है। तो कॉमन एल था और इधर कॉमन संख्या हमारी 7 थी तो एल का कूट क्या हो जाएगा तो एल का कूट होगा 7, ठीक है। बाकी जो बचा वो इनका कूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जब भी आपको सिंगल लेटर का कूट पूछे तो सबसे पहले तरीका तो आपको क्या करना है कॉमन देख के काटना है, फिर आपको उसका कूट बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में 5 लोग वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पूर्व की ओर सम्मुख करके बैठे हैं। एक्स वी के बगल में बैठा है, डब्ल्यू वी के बाएं बैठा है, जेड केंद्रक पर है लेकिन एक्स के दाएं बैठा है। तो बताइए दाएं छोर पर कौन बैठा है, ये प्रश्न हमें पूछा है। ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको प्रश्न को बड़ा देख के घबराना नहीं है, बस आपको धीरे से धीरे प्रश्न को पढ़ के सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा था कि एक पंक्ति में 5 लोग बैठे हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई कितने 5 ही लोग, और किधर बैठे थे ये पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आगे कहा था कि एक्स वी के बगल में बैठा है, ये तो ठीक है, लेकिन हमें एक पॉइंट यहाँ पर मिला था कि जेड केंद्र पर बैठा, ये और केंद्रक पर है लेकिन एक्स के दाएं, तो हम क्या करते सबसे पहले जेड को बिठा लेते केंद्रक पर यानी कि बीच में, और एक्स के दाएं मतलब एक्स ऊपर होगा तब ये किसके दाएं होगा क्योंकि इनका मुख इधर है तो इनका मुख इस साइड है, ठीक है। ये 2 लोग बैठ गए। अब हमारे पास बचे 3। तो यहाँ पर देखिए एक वी यानी देखिए एक्स वी के बगल में बैठा है, एक्स वी के बगल में बैठा है, इसका मतलब ये कि वी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये बगल में बैठा है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो डब्ल्यू वी के बाएं बैठा है, डब्ल्यू वी के बाएं, इसका मतलब ये कि वी के बाएं तो बाएं ऊपर की ओर होता है तो यहाँ पर डब्ल्यू बैठेगा तब नीचे क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बैठा है। अब हमें यहाँ पर कहा है क्योंकि देखिए हमने इनको यहाँ पर क्यों बिठाई, इसलिए बिठाई क्योंकि 5 ही लोग हैं और जेड हमें कहा था कि ये केंद्रक पर है, ठीक है, इसलिए ये तो बीच में ही होगा, इसलिए डब्ल्यू रिंग को हम यहाँ पर बिठाया, ठीक है। अब पूछा है कि तो यहाँ पर दाएं छोर पर कौन बैठा है, ये हमें पूछा है। तो देखिए हमारा यहाँ पर देखिए हमारा मुख किधर है, इनका मुख इस साइड है, तो इनका दायां किधर है तो दाएं इनका नीचे की ओर है और बायां किधर है तो बायां इनका ऊपर की ओर है। तो दाएं छोर पर कौन बैठा है तो दाएं छोर पर वाई बैठा है, ठीक है। तो वाई हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें, यानी यहाँ पर जिस प्रकार थाईलैंड का संबंध बैंकॉक से है उसी प्रकार तुर्की का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा शब्द एनोलॉजी का प्रश्न है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या पता करना है कि ये पता करना है कि थाईलैंड का संबंध बैंकॉक से कैसे है उसी प्रकार हम तुर्की का बताएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे हमेशा हम यहाँ पर इसका ही क्यों पता करते हैं कि इधर वाले का संबंध इससे ही क्यों पता करते हैं, वो इसीलिए पता करते हैं क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस साइड है। तो अगर हम थाईलैंड का संबंध बैंकॉक से पता करेंगे तो उसी प्रकार से हम तुर्की का बताएंगे। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर मिला तो फिर हम यहाँ पर उल्टा पता करते हैं, यानी कि बैंकॉक का संबंध थाईलैंड से कैसे, उसी प्रकार यहाँ पर कोई शब्द होगा और उसका संबंध हम यहाँ पर पता करके बताते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो कठिन आपको यही शब्द एनोलॉजी ही लगती होगी क्योंकि आपको पता है शब्द एनोलॉजी में कोई सी भी शब्द होते हैं उनका संबंध दे देते हैं, चाहे राजधानी हो देश हो कुछ भी हो, तो उसमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि राजधानी और देश से बाकी देशों के बारे में हमें पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, थाईलैंड एक देश है और इसकी राजधानी क्या है बैंकॉक है। अब इसकी राजधानी बताए तो हम क्या करेंगे तुर्की की राजधानी बता देंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो तुर्की की राजधानी क्या है अंकारा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आसान है, बस इनका संबंध हमें पता करने में कठिन लगता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए शब्दों को उसके क्रमानुसार व्यवस्थित करें, करने पर कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, दिए गए शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा ये बताना है। तो देखिए क्रमानुसार यानी कि अल्फाबेट में, तो देखिए यहाँ पर WRA सभी में है, मतलब ये तो कट जाएगा, ठीक है। WRA सभी में तो ये तो एक साथ आने वाला था, ये तो कट ही जाएंगे, इनको हम काट लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बचा यहाँ पर PSC TN, इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे सबसे पहले इसमें सी आएगा, तो 5वें नंबर वाला पहले नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 5वें नंबर वाला पहले नंबर पे आएगा, तो 5वें को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे
तो हमारे पास ये शब्द बचे। इनमें के बाद यहाँ पर एनटीपीएस, इनमें सबसे पहले कौन आता है? तो आप कहोगे इनमें पहले तो सबसे पहले आता है एन, तो यहाँ पर हम एन वाले को लेंगे तो यहाँ पर चौथे नंबर वाले हटा देंगे और ये कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये हट चुका हमारे पास, यहाँ पर ये इतने बचे हैं। इनमें सबसे पहले कौन आता है? टीपीएस, तो आपको किस पर पी आता है तो एक नंबर वाला फिर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एस और टी बचा। इनमें पहले कौन आता है? तो आप कहोगे एस पहले आएगा, तो एस पहले आएगा तो तीसरे वाले को हटा देंगे और यहाँ पर तीसरा लिख लेंगे और लास्ट में हमारा बचा 2। तो हमें क्या पूछा था कि यहाँ पर 5वें स्थान पर कौन आएगा? तो 5वें स्थान पर कौन सा आ रहा है? दूसरे नंबर वाला आ रहा है। कौन सा? दूसरे नंबर वाला। तो दूसरे नंबर वाला क्या है? तो वर्थ है, ठीक है। कौन सा है? वर्थ। ये वाला हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ये हमारा 5वें स्थान पर आएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो आकृति दी है श्रृंखला वाली आकृति है, ठीक है। यानी एक के बाद एक आकृति बनती हुई जा रही, तो अगली आकृति कैसी दिखाई देगी या कौन सी होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एक एक आकृति को। तो इस आकृति को, ये वाला ब्लैक डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर था, इधर आकर फिर इस वाले हिस्से पे आया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे गया तो इस वाले मोड़ पे चले गया और आगे फिर इधर वापस से चले गया, तो अगले वाले में वापस से कहाँ जाएगा? तो आप कहोगे वापस से इसी स्थान पे आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए की तरह वापस से बनेगा। कैसा बनेगा? ऑप्शन ए की तरह, और सभी में सेम निशान है, ठीक है। तो ऑप्शन ए की तरह हमें यहाँ पर कहाँ-कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे केवल की केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर? ए में दिखाई दे रहा है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में। क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन बी में भी सी में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर तो ये वाले निशान ही चेंज होंगे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन-सा वाला, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगी? यानी यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न आकृति ये वाली है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर हम किस विकल्प को रखेंगे कि ये आकृति हमारी पूर्ण होगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक किसी भी हिस्से को उठा के रखना है। जैसे ये वाला हिस्सा इधर ब्लैक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पता है इधर वाला ब्लैक होगा। कौन सा होगा? ब्लैक। तो यहाँ पर तो हमारे पास ये अलग सा हिस्सा जा रहा, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। अब हमारे पास बचे ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन को हटाना है तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। फिर हमारे यहाँ से ये वाली लाइन बनेगी, कौन सी वाली? तो आप कहोगे यहाँ से ये छोटी वाली, ठीक है। यहाँ पर इधर टच नहीं हो रही, तो यहाँ पर भी टच नहीं होगी और ये बनेगी। इधर देखेंगे तो ये ये यहाँ से टच हो रही, मतलब इसका मतलब ऑप्शन बी भी हट चुका है, ठीक है। ऑप्शन बी हट चुका, हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन, सी और डी। अब यहाँ पर कौन-सी वाली कौन-सी क्या बनेगी? तो आप कहोगे फिर ये वाला बनेगा, ठीक है। ये वाली लाइन पूरी होगी, तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ये टेढ़ी जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ये लाइन हमें यहाँ से मिली है, ठीक है। और ये हमें यहाँ से भी मिल चुकी है और एक हमारी ये बनेगी, तो ये हमारी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन-सा वाला मैच हुआ है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, ये हमें अब बताना है, ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज काउंट करने के भी तरीके आपको पता होगा कि कौन-कौन सी लॉजिक लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको पता होगा। ये जो हमें 4 यहाँ पर 4 कोने वाला दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो आपको पता है इसका डबल कर दे, जैसे 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। इसमें अगर 4 है, तो 4 का डबल मतलब इसमें 8 हो जाएँगे। इस आकृति में कितने होंगे? 8 त्रिभुज होंगे। इधर देखेंगे, तो आपको पता है ये हिस्सा, इधर वाला ऐसा वाला हिस्सा को जब भी हम आकृति गिनते हैं, तो आपको पता है इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसमें भी सेम है, तो यहाँ से भी 3 हो जाएँगे, तो 6 इसमें है। इनको आपस में जोड़ देंगे तो 8 से कितने होंगे? तो 8 से होंगे 14, मतलब इन आकृतियों में कितने त्रिभुज की संख्या है? 14 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम त्रिभुज इस वाले में काउंट करते हैं, ठीक है, यही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक तो ये हो जाएगा, ये दूसरा हो जाता है, एक ये बड़ा वाला मतलब 3, इसमें कितने? 3 है। तो यहाँ पर अगर इस वाले में 3 है, ठीक है, इधर बड़े वाले में 3 है, तो यहाँ से इधर भी 3 है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कौन-सा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि दर्पण को रेखा, यानी कि दर्पण को रेखा एक्स वाई पर रखा जाए,
तो आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। यानी हमारा दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है। हमें यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई रेखा पर रखा जाए, यानी इस रेखा पर हमें क्या करना है, इसकी छाया मतलब रखना है, ठीक है, इस दर्पण को। तो इसकी छाया इस तरह कैसे बनेगी ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा है इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, आपको ये तो ऐसा ही बनेगा, सेम रहेगा, ठीक है, ये सेम रहेगा। ऑप्शन में सभी में सेम है। फिर हम इधर देखेंगे तो आपको पता है ये वाला जो हिस्सा है इसका पहले छाया बन जाएगी। मतलब ये कैसा हो जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर ऐसा हो जाएगा और ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऊपर की ओर चले गए, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पर भी ऊपर की ओर गया तो ये भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन 2 में देखेंगे तो हमें यहाँ पर मैच हो चुका है, ठीक है, ये तो सही है। अब यहाँ पर देखेंगे अब किसका बनेगा, तो हम एन को देख लेते हैं। एन इधर आके कैसा बनेगा, तो एन इधर आके ऐसा उल्टा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, तो आप कहोगे ऐसा उल्टा बन जाएगा, कैसा, ऐसा उल्टा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से, ये उल्टा एन। उल्टा एन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो सीधा एन है, तो हमारा कौन सा बचा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी तो नहीं होगा। अब होगा हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी वाला, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमेशा आपको गलतियाँ निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे, ठीक है। यानी कि ये प्रश्न आपके लिए क्या है, होमवर्क है, यानी कि आपके लिए टेस्ट प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज से ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कौन सी संख्या होगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। और शेयर नहीं करा तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।